वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोफेशन फॉर वुमेन, तो उसका पहला पार्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है फर्स्ट पार्ट की। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जिसने इसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक पे जाके क्लिक करके पहले पहला पार्ट देख करके आइए, फिर सेकंड पार्ट पढ़िएगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ओके ओके, सो द सेकेंड इंफॉर्मेशन इज, पहली तो ये थी, दूसरी कि प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट आप लोग को पता है कहाँ होती है? देखो, दिख रहा होगा आप लोग को, ये देखो ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो जब आप यहाँ जाओगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे राइटर्स बायोग्राफी की एक प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें जितने राइटर्स की बायोग्राफीज की वीडियो है वो सारी उसी प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी। ऐसे क्या होगा, आप लोग को स्क्रॉल कर करके ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप लोग को टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जा करके आप चेक कर सकते हो, और ऐसे भी चेक कर लेना, ठीक है, बाई चांस अगर ऐसे मिल जाए तो भी अच्छा है। ओके, थर्ड थिंग, आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। ओके, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप व्हाट्सएप पे सर को मैसेज करके सर से जुड़े रहिए, इसलिए क्योंकि सर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देते रहते हैं रिलेटेड टू क्लासेस, रिलेटेड टू वीडियोस, रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी न्यूज। अगर यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी न्यूज है जो आप लोग के लिए सही है या जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो वो भी सर देते रहते हैं। तो व्हाट्सएप पे जुड़िए जरूर से, ठीक है। हमने पीडीएफ्स भी बनाई हुई हैं कई सारी, ठीक है। तो अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए हो अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आप पूछ सकते हैं कि है अवेलेबल कि नहीं है, अगर होगी तो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ पेड है। हाँ, एक और चीज, अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है इसका, तो आप टेक्स्ट की भी पीडीएफ मांग सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको टेक्स्ट की भी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? ओके, सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं अभी। बट टू कंटिन्यू माई स्टोरी, हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो वर्जीनिया वुल्फ होती हैं वो कहती हैं, किलिंग द एंजल इन द हाउस वाज पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ अ वुमेन राइटर। वो जो उन्होंने अपना फैंटम, जिस चीज का उन्हें फैंटम हुआ था, जो उन्होंने किल किया था उसको ना, तो उनकी वो जो किलिंग थी वो भी एक वुमेन राइटर प्रोफेशन का पार्ट था। क्यों पार्ट था? क्योंकि अगर वो उसको नहीं मारती तो वो इन्फ्लुएंस होके लिखती, फिर वो अपने थॉट प्रोसेस को रिव्यू में नहीं दे पाती, राइट। सो ये वो बताती हैं। आगे वो क्या कहती हैं, बट टू कंटिन्यू माय स्टोरी, लेकिन अगर मैं अब अपनी स्टोरी की बात करूं, द एंजल वाज डेड, व्हाट देन रिमेन्ड। अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूं तो जो एंजल थी, जो स्पिरिट थी मेरे पीछे, वो तो मर गई, लेकिन उसके बाद क्या बचा? You may say that what remained was a simple and common object, a young woman in a bedroom with an ink pot. अब वो क्या बोलती है कि आप ये कह सकते हैं, पब्लिक को एड्रेस कर रही है ना, जो उनको सुन रहे हैं, तो यू यहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए आया है। यू मे से दैट, आप ये कह सकते हैं कि जो बची हुई थी, जो उस कमरे में बचा था, वो एक सिंपल और कॉमन ऑब्जेक्ट था। फिर डैश लगा हुआ है, इसको डैश नहीं पढ़ते हैं, पता है इसको क्या पढ़ते हैं? एम डैश। एम डैश कब यूज होता है? जब आपको पॉज लेना होता है। ये बेसिकली पॉज को या सेंटेंस के ब्रेक को डिनोट करता है। ओके, सो फिर वो पॉज लेती हैं, उसके बाद वो क्या बोलती हैं, अ यंग वुमन इन अ बेडरूम विथ एन इंक पॉट। एक यंग वुमन थी, अब वो खुद को बोल रही है ये, ठीक है, क्योंकि वही तो रिव्यू लिख रही थी ना, तो खुद को कहती है कि एक यंग वुमन बची थी बेडरूम में, किसके साथ? अपने इंक पॉट के साथ। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में बताएं आप लोगों को, तो नाउ दैट शी हैड रिड हरसेल्फ ऑफ फॉल्सहुड, दैट यंग वुमन हैड ओनली टू बी हरसेल्फ। अब वो क्या बोलती है कि अगर मैं दूसरे शब्दों में आपसे बोलूं, जो मैंने अभी बात पहले कही, तो मैं ये कहूंगी कि अब वो जो एक फॉल्सहुड उसके पास था, ठीक है, उसको उसने खत्म कर दिया है, और अब वो खुद में पूरी बची हुई है, वो खुद में बची हुई है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जो फॉल्सहुड है वो उसी एसेंस की बात हो रही है जो वो स्पिरिट उसको देना चाह रही थी अपना। जो एंजल जो थी, जो पीछे आई थी, वो जो देना चाह रही थी अपनी एक एसेंस, कि तुम ऐसे लिखो, तुम वैसे लिखो, वो उसके पेन को गाइड कर रही थी ना, तो वो क्या था? दैट विल बी अ फॉल्सहुड फॉर वर्जीनिया वुल्फ। क्यों फॉल्सहुड होता? क्यों उन्होंने फॉल्सहुड वर्ड का यूज किया है यहाँ पे, फॉल्सहुड एडजेक्टिव का यूज किया है? रीजन बीइंग, अगर वो उसके हिसाब से लिखती
तो फिर वो उनके खुद के ओपिनियन थोड़े होते, तो फिर वो उनकी खुद के आइडियाज, खुद की क्रिएटिविटी थोड़ी होती, वो तो वो किसी से इन्फ्लुएंस होके लिखती ना, ये किसी के इन्फ्लुएंस से लिखती ना, राइट। दैट इज वाई उसको फॉल्सहुड बोला है यहाँ पे उन्होंने। और फिर उन्होंने बोला है कि अब क्या है, अब वो वुमेन सिर्फ एक वुमेन बची है, वो खुद में बची है, अब उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है या उसको कोई बताएगा नहीं, वो जो भी करेगी वो उसका खुद का होगा, उसका खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, उसकी खुद की क्रिएटिविटी होगी। बट व्हाट इज हरसेल्फ, आई मीन व्हाट इज अ वुमेन, आई अश्योर यू आई डोंट नो। अब वो क्या बोलती है, लेकिन ये हरसेल्फ है क्या? उन्होंने बोला है ना दैट यंग वुमेन हैड ओनली टू बी हरसेल्फ, ठीक है, कि एक जो यंग वुमेन जो वहां पे थी, खुद को बोल रही थी, वो जो वहां पे है वो अब वो खुद में बची है, वो खुद बची है पूरी पूरी। फिर वो आगे पूछती हैं बट व्हाट इज हरसेल्फ, लेकिन आखिर ये हरसेल्फ है क्या? आई मीन व्हाट इज वुमेन, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हरसेल्फ मैंने वुमेन के लिए ही बोला है, तो वुमेन क्या है, क्या है वुमेन? आई अश्योर यू आई डोंट नो, मैं आपको ये अश्योरेंस देती हूँ, श्योरिटी देती हूँ कि मुझे नहीं पता है। अब सोचने वाली बात है ना, उनको यही नहीं पता है कि वुमेन क्या है। अच्छा, क्यों बोला उन्होंने ऐसा? मतलब वुमेन तो हमें समझ में आता है ना, वुमेन मीन्स फीमेल, राइट, अगर हम जनरल सेंस में देखें तो। बट शी इज वर्जीनिया वुल्फ, आखिर वो क्यों बोल रही हैं ऐसे कि उन्हें वुमेन के बारे में नहीं पता? हरसेल्फ, कौन हरसेल्फ, आखिर वुमेन होती क्या है, कौन कौन होती है वुमेन? मैं अश्योरिटी देती हूँ कि मुझे नहीं पता है, वो क्यों बोल रही हैं ये देखते हैं क्या बोलती हैं आगे वो। आई डू नॉट बिलीव दैट यू नो, और मैं इस बात पे भी यकीन नहीं कर सकती कि आप लोगों को पता होगा कि एक वुमेन क्या होती है या वुमेन क्या है। I do not believe that anybody can know until she has expressed herself in all the arts and professions open to human skill. और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं ये बिलीव ही नहीं कर सकती हूँ कि आप में से या कोई भी, सिर्फ आप ही लोग में से नहीं, कोई भी एक वुमेन को बता सके तब तक जब तक वो खुद को एक्सप्रेस ना कर दे सारे आर्ट्स और प्रोफेशंस में जो कि एक ह्यूमन स्किल के लिए ओपन होते हैं। यानी कि यहाँ वो ये कहना चाह रही हैं कि एक वुमेन को आप तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक वो किसी अपॉर्चुनिटी में अपने आप को दिखा ना दे, क्योंकि वुमेन्स के अंदर कितना टैलेंट भरा होता है ये वुमेन्स को खुद भी तभी पता लगता है जब वो अपॉर्चुनिटीज को फेस करती हैं। दैट इज व्हाट शी इज सेइंग हियर, कि अगर हमसे कोई पूछे ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, अच्छा, कि हम कोई काम करते हैं और फिर अंदर से ऐसे सडन रियलाइजेशन आता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकती थी। दैट इज द पॉइंट। तो होता है ऐसा कि कई बार वुमेन्स को खुद भी नहीं पता होता है कि वो क्या क्या कर सकती हैं। वो जब अपॉर्चुनिटीज को फेस करती हैं, उनको सॉल्व करती हैं, उनको अप्रोच करती हैं, उसके बाद उन्हें पता लगता है कि दैट यस वुमेन कैन डू दिस आल्सो। दो हमारे पास पास्ट में काफी सारे एग्जांपल्स हैं, बट स्टिल अगर हम एक इंडिविजुअल वुमेन, एक इंडिविजुअल फीमेल की बात करें तो आप उसको तब तक डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं जब तक वो खुद को शो ना करे कि वो क्या क्या कर सकती है। वो जितना दिखाएगी आपको उतना ही पता होगा उसके बारे में, राइट। सो यहाँ पे वो यही कहना चाह रही हैं। That indeed is one of the reason why I have come here out of respect for you. और यही उन रीजंस में से एक है कि मैं आज आप लोगों के सामने आई हूं आप लोगों की रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मेरी इतनी इज्जत की, आप लोगों ने मुझे बुलाया, तो आप लोग जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं मैं उसको ऐसे ही नहीं जाने देती। और ये यही एक रीजन है कि मैं यहाँ पे आज आप लोग के सामने आई हूं, who are in process of showing us by your experiments what a woman is, who are in process of providing us by your failures and success with that extremely important piece of information. मैं वापस से पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रही है वो।
That indeed is one of the reasons why I have come here out of respect for you, who are in process of showing us by your experiments what a woman is, who are in process of providing us by your failures and success with that extremely important piece of information. वो ये कह रही है कि यही वो रीजन है कि मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए यहाँ आई हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग में से ये जो यहाँ पे ये जो हु लिखा है ना, हु आर इन प्रोसेस, तो यहाँ पे जो हु है ये उसके पहले जो यू आया है उसको डिनोट कर रहा है, यानी कि वो पब्लिक को एड्रेस कर रही है जो उनको सुन रही है, और उस पब्लिक को बोल रही है कि आप में से कई लोग यहाँ पे ऐसे आए होंगे जो हमें वाकई में दिखाते हैं कि वुमेन है क्या। आप लोग में से कई फीमेल्स ऐसी होंगी जो रोज एक्सपेरिमेंट्स को फेस करती हैं, रोज एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, अपॉर्चुनिटीज को फेस करती हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर होगी हम लोगों को भी देने के लिए, बिकॉज लर्निंग नेवर एंड्स, राइट। सो इसीलिए वो यहाँ पे कहती है कि आप लोगों के रिस्पेक्ट के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूं। क्लियर? बट टू कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, लेकिन अगर मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को कंटिन्यू रखूं और आप लोग को बताऊं कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, आई मेड £1 10 and 6 बाय माय फर्स्ट रिव्यू। मेरा जो पहला रिव्यू हुआ था, जो पहला बुक रिव्यू मैंने लिखा था, उससे मुझे £1 10 and 6 मिले थे, 6 pence। ओके, वो पहले भी उन्होंने बताया हुआ है, पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था। इतने उनको रिव्यू, उनके पहले रिव्यू आर्टिकल जो उन्होंने लिखा था, पहले रिव्यू से इतने उनको मनी मिला था, इतना मिला था। एंड आई बॉट अ पर्शियन कैट विद द प्रोसीड्स, और जितने भी पैसे आते गए मैं कलेक्ट करके मैंने क्या ली थी, पर्शियन कैट लिया था। देन आई ग्रू एम्बिशियस, और उसके बाद मैं और ज्यादा एम्बिशियस होती गई। A Persian cat is all very well, I said, but a Persian cat is not enough. हाँ, पर्शियन कैट ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी, मुझे पसंद थी, मैंने तभी ली, लेकिन सिर्फ पर्शियन कैट होना मेरे लिए अब इनफ नहीं था। Why? Because she is growing more ambitious. I must have a motor car. मेरे पास एक मोटर कार भी होनी चाहिए। And it was thus that I became a novelist. और ये उसी वक्त की बात है जब मेरे दिमाग में आया था कि मेरे पास मोटर कार होनी चाहिए। ये उसी वक्त की बात है जब मैं नॉवेलिस्ट बनी थी। अगेन एम डैश आता है, for it is a very strange thing that people will give you a motor car if you will tell them a story. क्यों? क्योंकि for यहाँ पे जो है वो because के सेंस में यूज हुआ है। क्लियर? for क्योंकि इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज है कि लोग आपको मोटर कार तब देंगे जब आप उनको स्टोरी बताएंगे। समझ में नहीं आया ना कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रही हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि जो रिव्यूज देने में, जो रिव्यूज वो आर्टिकल्स जो लिखती थी, रिव्यूज लिखती थी, उनको लिख करके जो उनको पैसा मिलता था वो इतना अमाउंट नहीं था कि उससे वो एक मोटर कार खरीद सके। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये बहुत स्ट्रेंज चीज है कि मैं लोगों को कहानी सुनाऊंगी तब वो मुझे मोटर कार दिलाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि देखो नॉवेल्स क्या होती हैं, नॉवेल्स एक फिक्शनल स्टोरीज बताती हैं, राइट। फिक्शनल स्टोरी बताती हैं, वो पब्लिश होती हैं, वो लोगों तक जाती हैं, लोग उन्हें पढ़ते हैं, रीडर्स उन्हें पढ़ते हैं। जितने ज्यादा रीडर्स पढ़ेंगे उतनी ज्यादा कॉपीज उस नॉवेल, पर्टिकुलर नॉवेल की सोल्ड होगी। जितनी कॉपीज सोल्ड होगी उतना ज्यादा पैसा आएगा और फिर उसी पैसे से वो मोटर कार खरीदेंगी। अब लिंक समझ में आया? क्रोनोलॉजी समझिए आप लोग। अब समझ में आया लिंक? सो दिस इज द लिंक। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये बहुत स्ट्रेंज चीज है कि मैं लोगों को जब स्टोरी सुनाऊंगी तब लोग मुझे मोटर कार दिलाएंगे। इट इज अ स्टिल स्ट्रेंजर थिंग that there is nothing so delightful in the world as telling stories. लेकिन हाँ, ये चीज भी बहुत चौंकाने वाली है कि स्टोरी सुनाने से ज्यादा डिलाइटफुल चीज पूरी दुनिया में कुछ नहीं होती। आप एक बार स्टोरी सुनाना तो शुरू करिए,
It is far pleasanter than writing reviews of a famous novel. किसी फेमस नॉवेल का रिव्यू लिखने से बहुत ज्यादा प्लीजेंट है कि आप किसी स्टोरी को लिखो, आप खुद किसी स्टोरी को, किसी नॉवेल को लिखो. एंड येट if I am to obey your secretary and tell you my professional experiences as a novelist, I must tell you about a very strange experience that befell me as a novelist. Befell me यानी कि किसी चीज का आपके पाथ में आना. ओके, सो यहाँ पे वो यही कह रही है कि अगर आपकी सेक्रेटरी की बात मानूं और मैं ये बताऊं कि आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है एज अ नॉवेलिस्ट, बिकॉज उनका प्रोफेशन क्या था, अभी तो उन्होंने अपना प्रोफेशन डिस्क्राइब किया ना कि वो नॉवेलिस्ट है, अब उनका प्रोफेशन नॉवेलिस्ट है. तो अगर सेक्रेटरी का मतलब सेक्रेटरी के जो गाइडलाइंस थे, अगर हम उसके अकॉर्डिंग आपको बताएं तो एज अ नॉवेलिस्ट जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं उनमें से मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊंगी जो एज अ नॉवेलिस्ट मेरे रास्ते में आया और मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगा, जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए. एंड टू अंडरस्टैंड इट यू मस्ट ट्राई फर्स्ट टू इमेजिन अ नॉवेलिस्ट स्टेट ऑफ माइंड. और मेरे उस एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये ट्राई करना पड़ेगा कि आप एक नॉवेलिस्ट के माइंड को एब्जॉर्ब कर सको, यानी कि एक नॉवेलिस्ट के माइंड में जा सको, उसको देख सको. ओके, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? सी, जब हम नॉवेल पढ़ते हैं ना किसी भी नॉवेलिस्ट की, तो किसी भी नॉवेल को आप अपने प्रोस्पेक्टिव से तो पढ़ो, दैट विल बी योर एनालिसिस एंड योर क्रिटिकल, मतलब क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस एंड योर क्रिटिसिज्म. बट अगर आप उस नॉवेल को समझना चाह रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर ऑथर के स्टेट ऑफ माइंड, उसकी बायोग्राफी, उसकी लाइफ के बारे में जानना पड़ेगा. बिना जाने आप नहीं उसके डीप मीनिंग, डीप एसेंस तक नहीं पहुंच सकते हो. सो यहाँ पे वो यही कह रही है कि अगर आपको मेरे एक्सपीरियंसेस को अच्छे से समझना है तो आपको पहले एक नॉवेलिस्ट के स्टेट ऑफ माइंड को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा. I hope I am not giving away professional secrets if I say that a novelist's chief desire is to be as unconscious as possible. अब वो क्या कहती हैं? वो ये कह रही हैं कि अगर मैं आप लोगों को ये बात बोलूं तो मैं ये मान सकती हूँ कि मैं किसी नॉवेलिस्ट का बहुत ज्यादा डीप सीक्रेट तो नहीं बता रही हूँ आप लोगों को. मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि एक नॉवेलिस्ट को नॉवेल लिखने के लिए जितने ज्यादा अनकॉन्शियस स्टेट में वो जा सकता है, उतने ज्यादा अनकॉन्शियस स्टेट में उसको जाना पड़ता है. यस, इट इज ट्रू, बिकॉज अगर नॉवेल क्या होती है? नॉवेल्स आर फिक्शन, राइट? फिक्शन क्या चीज होती है? अगर आप लोगों को पता है कि फिक्शन क्या होता है तो आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाओगे. और अगर हम जनरल एग्जाम्पल ले तो आप लोगों को जब सोते हो आप लोग तो सपने कब आते हैं? सोते वक्त ही आते हैं ना. सोते वक्त ही आते हैं ना जनरली ड्रीम्स, जिसको आप लोग इमेजिन कर पाते हो, जिसमें पिक्चर्स क्रिएट हो पाती हैं, राइट? तो जब आप सोते हो तो आपका माइंड किस स्टेट में होता है? अनकॉन्शियस स्टेट में होता है. तभी तो आप वो इमेजिन कर पा रहे हो ना, तभी तो आपको पिक्चर्स दिख रही हैं. सो इमेजिन उस स्टेट ऑफ माइंड में ऑथर्स को जागते हुए जाना होता है. इमेजिन कर रहे हो? मतलब कितना डीप है ये कि एक नॉवेल, एंड दिस इज वेरी ट्रू, जो राइटर जितने अनकॉन्शियस माइंड में, जितने अनकॉन्शियस स्टेट में जाकर के लिखेगा, उसकी नॉवेल उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है. He has to induce in himself a state of perpetual lethargy. उसको अपने अंदर एक लेजीनेस वाली फीलिंग लानी होती है, एक लेजीनेस वाली फीलिंग लानी होती है. क्यों लानी होती है? बिकॉज अगर वो एक्टिव रहेगा तो वो अनकॉन्शियस नहीं हो सकता. दिस इज ट्रू. अगर हम बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक बेसिस पे देखें, माइंड के वर्किंग को देखते हुए सोचे, तो दिस इज ट्रू कि अगर आप एक्टिव हो तो आप अनकॉन्शियस नहीं हो सकते हो. सो अनकॉन्शियस स्टेट में नॉवेलिस्ट को जाना पड़ता है
और वहां जाने के लिए, उस स्टेट में जाने के लिए उन लोगों को लेथार्जीनेस से भरना पड़ता है खुद को, लेजीनेस से भरना पड़ता है खुद को। He wants life to proceed with the utmost quiet and regularity. उन लोगों को पीस चाहिए होता है। जब एक नॉवेलिस्ट नॉवेल को लिखने के लिए बैठता है तो उसको पीस चाहिए होता है, जस्ट टू क्रिएट दैट स्टोरी, जस्ट टू इमेजिन इट, ठीक है। उनको रेगुलरिटी चाहिए होती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, अटमोस्ट क्वाइट तो हमें समझ में आया कि वो पीस से रिलेटेड, कि उनको शोरगुल नहीं चाहिए। अगेन शोरगुल होगा तो वो अनकॉन्शियस नहीं हो पाएंगे क्योंकि ध्यान उनका भटकेगा। बट यहाँ पे जो उन्होंने रेगुलरिटी यूज किया है, वो किस चीज की रेगुलरिटी की बात कर रही है ये क्लियर नहीं है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। बस उन्होंने ये बताया कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। अब किस रेगुलरिटी की बात कर रही है, लेट्स सी, पता लगता है हमें कि नहीं। He wants to see the same faces, to read the same books, to do the same things of day after day, month after month, while he is writing, so that nothing may break the illusion in which he is living. इसी रेगुलरिटी की वो बात ऊपर करती हैं। वो क्या कहती हैं कि एक राइटर को वही फेसेस जो उसके कैरेक्टर के फेसेस हैं, जो वो कैरेक्टर्स अपनी नॉवेल में डालने वाला है, उन्हीं फेसेस को उसको रोज देखना होता है। वही सेम बुक जो वो लिख रहा है उसको बार बार उसको पढ़ना होता है, और ये चीज उसको डे आफ्टर डे करनी पड़ती है, मंथ आफ्टर मंथ करना पड़ता है। यानी कि एक रेगुलर बेसिस पे इस चीज को कंटिन्यू रखना पड़ता है, और इसी रेगुलरिटी की वो बात ऊपर कर रही थी। क्यों रखना पड़ता है? ताकि उसका जो इल्यूजन है, जो जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो रह रहा है, वो ब्रेक ना हो। क्योंकि अगर वो ब्रेक हो गया तो वो नॉवेल लिख ही नहीं पाएगा ना ऑथर। समझ में आ रहा है? सो ये चीज है। अगेन एम डैश यानी कि ब्रेक शो हो रहा है, ब्रेक लेती हैं और फिर वो बोलती हैं, सो दैट nothing may disturb or disquiet the mysterious nosing about feelings are around, darts, dashes and sudden discoveries of that very shy and elusive spirit, the imagination. अब यहाँ पे जो elusive spirit है, ये as an adjective यूज किया है उन्होंने, किसके लिए? जो आगे लिखा हुआ है imagination के लिए। वो ये कह रही हैं कि ऐसा उन्हें इसलिए करना होता है ताकि एक राइटर अपने उस इल्यूजन से बाहर ना आए, टूटे ना उसका वो इल्यूजन, सो दैट नथिंग मे डिस्टर्ब। क्यों? आगे वो और उसको एक्सप्लेन करती हैं और वो कहती हैं कि क्यों करना होता है, ताकि जो एक मिस्टीरियस नॉजिंग है ना, जो एक फीलिंग है, जो कैरेक्टर की एक फीलिंग है उनके अंदर, हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, वो ब्रेक ना हो। वो क्या ना हो? वो ब्रेक ना हो। कोई भी डार्ट्स नहीं आए, डैशेस नहीं आए, मतलब कि डैशेस वही कि ब्रेक ना हो, फुल स्टॉप ना लगे, वो उस चीज को कंटिन्यू रख सके, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। आई सस्पेक्ट दैट दिस स्टेट इज द सेम बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। और मैं ये सस्पेक्ट करती हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये चीज जो है, जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, ये सिर्फ वुमेन्स के साथ ही नहीं है, ये मेन नॉवेलिस्ट के साथ भी है और वुमेन नॉवेलिस्ट के साथ भी है। यानी वो एज अ नॉवेलिस्ट एज अ होल वो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हैं। बी दैट एज इट मे, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन मी राइटिंग अ नॉवेल इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस। अच्छा, अब वो क्या बोलती हैं? बी दैट एज इट मे, वैसे ही रहो। मतलब अब उन्होंने पब्लिक को बोला है ना कि मैं चाहती हूं कि आप उस स्टेट को इमेजिन करिए, ठीक। उसके बाद उन्होंने इमेजिन कराया अपना ये एक्सपीरियंस बता करके। अब वो ये कह रही हैं कि वही जो आप लोग अभी सोच रहे हो और जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप लोग अभी हो, आप उसी में रहो, एज इट मे। क्यों रहो? फिर वो बताती हैं कि क्यों रहो, क्योंकि एज इट मे आई वॉन्ट यू टू इमेजिन मी राइटिंग अ नॉवेल इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस। अब मैं चाहती हूं कि आप लोग अब मुझे इमेजिन करो कि मैं उसी स्टेट ऑफ ट्रांस में जाकर के, उसी माइंड के स्टेट में जाकर के नॉवेल लिख रही हूं। आई वॉन्ट यू टू फिगर टू योरसेल्व्स अ गर्ल सिटिंग विथ अ पेन इन हर हैंड, which for minutes
and indeed for hours she never dips into the ink pot. अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग फिगर आउट करो खुद से अपनी लेवल पे कि एक लड़की है जो पेन अपने हाथ में लेके बैठी हुई है और वो उस पेन को लिए बैठी रहती है मिनट्स और आवर्स तक, घंटों घंटों तक बैठी रहती है बिना उस पेन को इंक पॉट में डुबाए. The image that comes to my mind when I think of this girl is the image of a fisherman lying sunk in dreams on the verge of a deep lake with a rod held out over the water. Okay, अब वो क्या बोलती हैं कि अगर मैं इस गर्ल की इमेज को अपने दिमाग में सोचूं तो मैं ये पाती हूँ कि ये कुछ उसी तरह लग रही है जिस तरीके से एक फिशरमैन एक बड़े से लेक में अपनी फिशिंग रॉड डाल करके और घंटों घंटों तक बैठा रहता है और ये वेट करता है कि फिश आ करके उसकी रॉड में फंसे तो वो फिश उठाए. पेशेंस को दिखा रहे हैं. ठीक है, वो फिशरमैन क्यों ऐसे बैठता है? क्योंकि वो पेशेंस के साथ वेट कर रहा होता है ना फिश का. एज सेम ये जो गर्ल है इसको फिशरमैन से उन्होंने क्यों कंपेयर किया है? इसलिए कंपेयर किया है ये शो करने के लिए कि सेम एज उस गर्ल को भी अपनी उस इमेजिनेशन को और प्रोसीड करने का पेशेंस उसके अंदर होना चाहिए और वक्त चाहिए. वो सोचेगी वो तभी तो लिखेगी, वो इमेजिन करेगी वो तभी तो लिखेगी. और यहाँ पे जो ये गर्ल है ये वो खुद है, ये वो खुद है. ठीक है, बट उन्होंने खुद को ना करके एज अ गर्ल वहां पे एड्रेस किया है खुद को. क्लियर? She was letting her imagination sweep unchecked round every rock and cranny of the world that lies submerged in the depth. वो जो गर्ल होती है ना, वो गर्ल अपनी उस इमेजिनेशन को उसी डीपनेस तक पहुंचाना चाह रही है. ठीक, ताकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स और जो एक अलग सी दुनिया बसी हुई है वो वहां तक अपनी इमेजिनेशन को पहुंचा रही है. इसीलिए वो उस स्टेट में बैठी हुई है. रॉक्स इन क्रेनी मतलब वही वो शो कर रही है कि वो एक अलग दुनिया है जहां पे वो गर्ल जो है वो अपनी इमेजिनेशन को पहुंचाना चाह रही है, जिस डेप्थ में वो अपनी इमेजिनेशन को पहुंचाना चाह रही है. नाउ came the experiences. Now came the experience that I believe to be far commoner with women writers than with men. अब एक ये इतने स्टेप तक आ गई वो. इस स्टेप के बाद एक ऐसा एक्सपीरियंस आता है जो वर्जीनिया वुल्फ बिलीव करती हैं कि वुमेन राइटर्स के पाथ में ज्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू मेन नॉवेलिस्ट. क्या है वो एक्सपीरियंसेस? चलिए हम देखते हैं वो क्या बोलती हैं, किस एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हैं. द लाइन रेज्ड थ्रू द गर्ल्स फिंगर्स, हर इमेजिनेशन हैड रश्ड अवे, इट हैड sought the pools, the depths, the dark places where the largest fish slumber, and then there was a smash. क्या बोलती हैं वो बता रही हैं कि उस गर्ल की जो इमेजिनेशन थी वो उस डीपनेस तक पहुंच गई थी जहां पे उसको एक पूल दिख रहा था, एक मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट एक अलग दुनिया दिख रही थी. बट अचानक से होता क्या है कि उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, वो जो इमेजिनेशन होता है वो स्मैश कर जाता है, यानी भिड़ जाती है किसी चीज से. ये जो लाइन है, अ लाइन रेज्ड थ्रू द गर्ल्स फिंगर्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसकी जो सोचने की जो स्टेट है वो और ज्यादा बढ़ रही थी. ठीक है, वो और ज्यादा डीपनेस में जा रही थी. गर्ल्स फिंगर्स यानी कि एक फीमेल, यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे जो गर्ल है ना वो बेसिकली मैंने बताया ना गर्ल उन्होंने खुद को बोला है, तो वो खुद क्या है? फीमेल नॉवेलिस्ट है, राइट? सो यहाँ पे एज अ फीमेल नॉवेलिस्ट वो बोल रही हैं कि जो फीमेल नॉवेलिस्ट थी, जो वो गर्ल थी, वो उसकी फिंगर्स से जो एक लाइन थी, इमेजिनेशन की जो लाइन थी जो रेज हो रही थी, ठीक है, हर इमेजिनेशन हैड रश्ड अवे, और उसकी इमेजिनेशन अब बढ़ चुकी थी बहुत
और वो उस डार्क प्लेसेस, पूल्स, डेप्थ तक पहुंच चुकी थी, वो उस अलग दुनिया में पहुंच चुकी थी। और फिर क्या होता है, अचानक से वो भिड़ जाती है, स्मैश कर जाती है। देयर वॉज एन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन होता है, एक धमाका होता है। देयर वॉज फोम एंड कंफ्यूजन। और एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के बाद उस लड़की की जो इमेजिनेशन होती है, उस गर्ल की जो इमेजिनेशन होती है, वो रुक जाती है, वो ब्लास्ट हो जाती है, वो गर्ल कंफ्यूजन में आ जाती है और आसपास उसको सिर्फ फोम नजर आता है। यहाँ पे जो फोम है वो किस चीज का सिंबल है, यहाँ पे फोम थॉट्स का सिंबल है, ठीक है। यानी कि उसके सामने अब इतने सारे थॉट होते हैं कि वो कंफ्यूजन के स्टेट में आ जाती है। क्लियर? द इमेजिनेशन हैड डैश्ड इटसेल्फ अगेंस्ट समथिंग हार्ड। जो उसका इमेजिनेशन होता है वो जा करके किसी एक बहुत ही हार्ड चीज से टकरा जाता है। द गर्ल वॉज रोज्ड फ्रॉम हर ड्रीम। और फिर वो लड़की क्या होती है, एक अनकॉन्शियस स्टेट से, जहां पे वो थी, जो उसको हेल्प कर रहा था नॉवेल लिखने में, वो वहां से बाहर आ जाती है। She was indeed in a state of the most acute and difficult distress. और अब वो बहुत ही डीपनेस के साथ एक स्ट्रेस के स्टेट में होती है, ठीक है, एक चिंता के स्टेट में होती है, प्रेशर के स्टेट में होती है। To speak without figure, she had thought of something about the body, about the passions, which it was unfitting for her as a woman to say. अब to speak without figure, अगर हम बिना किसी फिगर की बात करें, ठीक है, तो बिना किसी की फिगर की बात किए हुए वो क्यों प्रेशर में है वो ये बता रही हैं, क्योंकि वो जो गर्ल थी वो उसकी जो थॉट प्रोसेस थी वो कुछ ऐसा सोच ली थी, वो कुछ ऐसा सोच ली थी बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने पैशन के बारे में, जो कि एज अ वुमेन उसके मुंह से कहना सही नहीं लगता। अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी यहाँ पे बात हो रही है, समझ रहे हो। वर्जीनिया वुल्फ ये कह रही हैं कि वो जो राइटर थी वो एक ऐसे स्टेट पे, एक वहां इस ऐसे इमेजिनेशन पे जाके रुकी जिसका कोई फिगर उसके दिमाग में उसके बाद नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि अगर वो उस चीज को अपनी नॉवेल में लिखती तो फिर वो एज अ वुमेन रीडर्स या सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सही नहीं होता। कहते हैं ना कि गाली देना औरतों को शोभा नहीं करता, शोभा नहीं देता। सेम तो ये क्या है, गाली देना औरतों को शोभा नहीं देता, ये क्या है कि एज अ वुमेन ये चीज कहना सही नहीं है। सो उसके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस आया था, किसके बारे में, अपनी यानी फीमेल की बॉडी के बारे में और फीमेल के पैशन के बारे में, जो जरूरत तो था, ठीक, ये गाली वाला तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, जो उस टाइम के हिसाब से जरूरी तो था एक वुमेन को जानना, लेकिन सोसाइटी के प्रोस्पेक्टिव से वो बात एक वुमेन के मुंह से निकलना सही नहीं थी। क्लियर हुआ? Men, her reason told her, would be shocked. क्यों? क्योंकि उनका जो रीजन था, her reason told her, क्यों, ठीक है, यानी कि ऐसा क्यों हुआ कि वो रुक गई, क्या रीजन था इसके पीछे का। तो जो उस फीमेल का जो रीजन था, उस रीजन ने, यहाँ पे जो ये रीजन है ये हाइपरबोल वे में लेके जा रही हैं अपनी स्पीच को, ठीक है, रीजन को एज अलाइव दिखाया है उन्होंने, और ये बोला है कि उनके रीजन ने, ठीक है, जो हम सोचते हैं ना कि आखिर इस पॉइंट पे आके मैं रुक क्यों गई, मैं इस चीज को लिख क्यों नहीं पाई, क्या रीजन था, हम ये चीज सोचते हैं ना। तो यहाँ पे वो यही कह रही है, उस गर्ल ने भी सोची होगी, तो उसके बाद वो यही कह रही है कि जब उसने ये चीज सोची तो उसका जो रीजन था, उस रीजन ने टोल्ड हर, आगे जो हर लगा हुआ है वो उस गर्ल की बात हो रही है, कि उस गर्ल के रीजन ने उस गर्ल को ये बताया कि अगर तुमने ये लिख दिया तो मेन जो है वो शॉक्ड हो जाएंगे, वो शॉक हो जाएंगे। दिस इज द रीजन, ये एक रीजन था कि तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस था वो यहीं पे आके रुक गया और तुम इस चीज को नहीं लिख पाई, ठीक है।
the consciousness of what men will say of a woman who speaks the truth about her passions had roused her from her artist's state of unconsciousness. अब वो क्या बोलती हैं कि वो जो एक कॉन्शियसनेस थी कि मैन क्या कहेंगे अगर कोई वुमेन एक सच को बोलती है, ठीक है, एक सच को समाज के सामने रखती है, तो एक आदमी, ठीक है, यानी कि मेल सोसाइटी है, वो उसके पैशन के बारे में क्या कहेगी। ये जो कॉन्शियस माइंड था उनका, इसने उनके उस आर्टिस्ट वाले अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया और वहां से उनको जगा दिया। अब समझ में आया कि वो ऊपर क्यों बोलती हैं कि साइलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद आप नहीं लिख सकते हो अगर कोई भी एक कॉन्शियस थॉट आपके दिमाग में आ गया तो। राइट, क्लियर हुआ? शी कुड राइट नो मोर, और इसके बाद वो और नहीं लिख सकी। द ट्रांस वॉज ओवर, वो उस दुनिया से अब बाहर आ चुकी थी जिस दुनिया में वो थी। हर इमेजिनेशन कुड वर्क नो लॉन्गर, उनका जो इमेजिनेशन था अब वो और काम नहीं कर रहा था। This I believe to be a very common experiences with women writers, और मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, आपको इमेजिन करवाया, ये एक वुमेन राइटर्स के साथ बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं। दे आर इम्पेडेड बाय द एक्सट्रीम कन्वेंशनैलिटी ऑफ द अदर सेक्स। वो इस बात से बहुत ज्यादा बंधी होती हैं जब वो लिखती हैं तो, कि मेन रीडर्स जो होंगे, जो मेल सोसाइटी होगी, उनके जो कन्वेंशनल थॉट्स आते रहते हैं ना कि वो क्या बोलेंगे या कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या होगा, वो उससे डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में आएगा, जो अभी पढ़ते वक्त मेरे माइंड में भी आया, वो ये कि वो फेमिनिस्ट थी तो फिर उन्होंने क्यों सोचा? बिकॉज द रीजन बीइंग सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करोगे तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल पाओगे? राइट, सेम गोज हियर। अगर आप इन सारी छोटी छोटी चीजों को कंसीडर नहीं करोगे तो आप इनका प्रॉब्लम भी नहीं निकाल सकते, इनका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते हो ना, सॉरी। सो दैट्स द थिंग। फॉर दो men sensibly allow themselves great freedom in these respects, I doubt that they realize or can control the extreme severity with which they condemn such freedom in women। और जिस तरीके से एक मेल राइटर्स को आजादी होती है कुछ भी लिखने की, मैं ये सोचती हूँ कि क्या मेल राइटर्स इस बारे में सोचते हैं जब वो वुमेन राइटर्स की इन आजादियों को, इन फ्रीडम को, कि वो अपने आप को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपने पैशन को एक्सप्रेस कर सकें, जब वो इसको कंडम करते हैं तो क्या वो इस बारे में सोचते हैं कि उनको तो आजादी है तो हमें क्यों नहीं? हम भी तो राइटर्स ही हैं। क्या राइटर्स को भी उन्होंने जेंडर में बांट दिया है? ऑथर को भी उन्होंने जेंडर में बांट दिया है? राइटिंग को बेसिकली, नॉट ऑथर, राइटिंग को। ठीक है, यहाँ पे वो ये क्वेश्चन कर रही हैं, ये सोच रही हैं, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं। These then were two very genuine experiences of my own। ये जो दो एक्सपीरियंस मैंने बताए, ये मेरे खुद के बहुत ही जेन्युइन एक्सपीरियंस हुए थे। These were two of adventurous of my professional life। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनमें से ये दो एक्सपीरियंसेस सबसे ज्यादा एडवेंचरस थे मेरे लिए। कौन से दो एक्सपीरियंसेस? द फर्स्ट, किलिंग द एंजल इन द हाउस, वो जो उन्होंने एंजल को मारा, वो स्पिरिट को जो मारा, आई थिंक आई सॉल्व। अब वो एम डैश यानी कि वो ब्रेक लेती है, वो बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने इसको, ये वाला जो था एंजल इन द हाउस वाला, इसको सॉल्व कर दिया, इस मैटर को। शी डाइड, और वो जो एंजल थी आखिरी में वो मर गई। बट द सेकेंड, लेकिन जो दूसरा वाला है मेरा एक्सपीरियंसेस, टेलिंग द ट्रूथ अबाउट माई ओन एक्सपीरियंसेस एज अ बॉडी, आई डू नॉट थिंक आई सॉल्व। मेरा जो दूसरा एक्सपीरियंसेस है कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंसेस बताऊं एज अ बॉडी, ठीक है, यानी कि जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, अगर मैं ऐसे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को बताऊं, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको सॉल्व कर पाई। आई डाउट दैट एनी वुमेन हैज सॉल्व्ड इट येट। और मैं ये डाउट करती हूँ कि
शायद ही कोई वुमेन होगी या कोई भी वुमेन होगी जिसने इस चीज को सॉल्व किया होगा। रीजन बीइंग वही जो मैंने आपको पहले बताया कि वुमेन्स को खुद नहीं पता होता है कि वो क्या क्या कर सकती हैं या उनके अंदर कितनी इनर पावर होती है। वो उनको तब पता लगता है जब वो किसी प्रॉब्लम को फेस करती हैं, ठीक है, या वो उनको तब पता लगता है जब वो खुद में रह के मेडिटेशन करती हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि कितनी पावर है उनके अंदर। Outwardly, what is simpler than to write books? Outwardly, what obstacles are there for a woman rather than for a man? अच्छा, अगर हम आउटवर्डली वर्ड का यूज क्यों हुआ है? आउटवर्डली यानी कि अगर हम जनरल बेसिस पे देखें तो लोगों की थिंकिंग क्या है कि एक किताब को लिखने से ज्यादा आसान और क्या चीज हो सकती है, या व्हाट ऑब्स्टिकल आर देयर फॉर अ वुमन रादर देन फॉर अ मैन। या एक अगर हम मेल ऑथर की बात करें और एक वुमेन ऑथर की बात करें तो एक बुक ही तो लिखनी है, और बुक, क्योंकि बुक लिखने से आसान चीज और कोई नहीं हो सकती, तो वहां पे उस प्रोफेशन में वुमेन के पास क्या ही प्रॉब्लम आती होगी। जनरल बेसिस में हमारी थिंकिंग जो है वो यही है, राइट? जो रीडर्स हैं उनकी थिंकिंग यही होती है, अनटिल एंड अनलेस सामने वाला लिटरेचर से बिलोंग करता हो या वो एक बहुत डीप रीडर हो या वो खुद ऑथर हो। इन तीन एक्सेप्शन पॉइंट्स को अगर हम छोड़ दें और अगर हम एक नॉर्मल रीडर की बात करें तो वो जनरली यही थॉट रखता है अपने माइंड में, राइट? इसीलिए यहाँ पे आउटवर्डली का यूज हुआ है, इनवर्डली। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें और हम अंदर की बात आपको बताएं तो आई थिंक, अब वजीरा वुल्फ कहती है, तो मेरे हिसाब से द केस इज वेरी डिफरेंट। जो केस है, जो सिनेरियो है, केस से मतलब जो सिनेरियो है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है एक जनरल सोच से, ठीक? जैसे हम कहते हैं ना कि नेता लोग बात तो बहुत करते हैं बट ऑन ग्राउंड बेसिस कितना काम हो रहा है वो हमें तब पता लगेगा जब हम वहां जाके देखेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे वो कह रही हैं, she has still many ghosts to fight, many prejudices to overcome। एक वुमेन राइटर के पास बहुत सारे ऐसे घोस्ट होते हैं। वाई घोस्ट? क्योंकि जो घोस्ट होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते बट दे आर प्रॉब्लम, ठीक है? अगर आप बैठे हो और आपके सामने अचानक से आपको फील हो कि कोई आया तो आप घबराओगे नहीं। सो यहाँ पे जो घोस्ट है वो उन्हीं इनर थॉट्स की बात कर रही है, इनर कन्फ्लिक्ट की बात कर रही है, जो उसके दिमाग में आता है, जो सोसाइटी को देखते हुए एक फीमेल के माइंड में बैठता है, ठीक है? तो जितनी भी प्रीजुडाइस होती हैं वुमेन के साथ, उन सब से उनको लड़ना पड़ता है, एक वुमेन ऑथर को उससे ओवरकम करना पड़ता है। इंडीड इट विल बी अ लॉन्ग टाइम स्टिल, आई थिंक, before a woman can sit down to write a book without finding a phantom to be slain। अब वो कह रही है कि हाँ, मैं ये मानती हूं कि अभी इस चीज को बहुत वक्त है कि बिना किसी ऐसे थॉट प्रोसेस के आए बगैर या किसी ऐसे फैंटम, किसी ऐसी चीज से लड़े बगैर एक वुमेन अपनी बुक लिख सके शांति से बैठ करके। A rock to be dashed against, वही कि उसका थॉट प्रोसेस टूटे ना, अभी इस वक्त को आने में और वक्त लगेगा। And if this is so in literature, the freest of all professions for women, how is it in the new professions which you are now for the first time entering? अब वो ये सोचती हैं और वो इस बात पे आश्चर्य दिखाती हैं, वो ये क्वेश्चन करती हैं कि अगर लिटरेचर में ऐसा है, एक ऐसा प्रोफेशन जो एकदम फ्री है, ठीक है, इससे ज्यादा फ्री और क्या होगा? अगर इस प्रोफेशन में भी ये हाल है, अगर लिटरेचर में ऐसा है, तो मैं ये इमेजिन कर सकती हूँ या मैं ये सोच सकती हूँ कि बाकी के जो प्रोफेशंस हैं उनमें क्या हाल होता होगा जिनमें आप लोग अभी अभी इंटर कर रहे हो। Those are the questions that I should like had I time to ask you। मैं ये जो क्वेश्चन है ये मैं चाहती हूं कि मैं आप लोगों से पूछूं। And indeed, if I have laid stress upon these professional experiences of mine, it is because I believe that they are
दो इन डिफरेंट फॉर्म्स योर्स ऑल्सो। और अगर मैंने इन सारे मतलब इन प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर किया, आपने बाकी सारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को हटा करके इन्हीं दो को शेयर किया, वो इसीलिए क्योंकि मैं बिलीव करती हूं कि यही सेम कॉन्सिक्वेंसेस, यही सेम ऑब्स्टिकल्स आप लोगों को भी फेस करने पड़ते हैं, बस उसका जो फॉर्म होता है वो अलग होता है। इवन व्हेन द पाथ इज नॉमिनली ओपन, when there is nothing to prevent a woman from being a doctor, a lawyer, a civil servant, there are many phantoms and obstacles, as I believe, looming in her way. चाहे वो अब ये बोल रही हैं कि एक वुमेन का पाथ चाहे जितना खुला हो, ठीक, चाहे जितना खुला हो कि वो डॉक्टर बन सकती है, वो लॉयर बन सकती है, वो सिविल सर्वेंट बन सकती है, भले कोई उसको ना रोके, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिससे उसको गुजरना पड़ता है, एक वुमेन को फेस करना पड़ता है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी आप लोगों को, इसका आप लोगों को समझ में आएगा। जितनी भी वर्किंग वुमेन्स है, हमें लगता है कि अरे वाह बड़ा अच्छा है, इनके तो हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं फिर इन्हें क्या प्रॉब्लम है। उनको भी होती है प्रॉब्लम, उनको घर भी मैनेज करना होता है, उन्हें अपने बच्चे को भी देखना होता है, और उन्हें एज अ प्रोफेशनल भी अपनी ड्यूटी निभानी होती है। तो जो एक मदर के कैरेक्टर और एक प्रोफेशनल कैरेक्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप नहीं खत्म कर सकते, वो हर वुमेन फेस करेगी। समझ में आया कि अब वो ये पॉइंट क्यों बोल रही हैं कि चाहे कितना भी ओपन पाथ हो, एक वुमेन के आगे इनर कॉन्फ्लिक्ट आता ही है, उसको फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। बिकॉज क्यों, यहाँ पे वो वुमेन्स की बात कर रही है ना, ठीक है। To discuss and define them is, I think, of great value and importance, for thus only can the labor be shared, the difficulties be solved. और उन चीजों के बारे में डिस्कस करना, उनको डिफाइन करना, उनको इंपॉर्टेंस देना ही मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि तभी वो लेबर जो वो करती हैं वो शेयर हो पाएगा, और जो डिफिकल्टीज हैं वो सॉल्व हो पाएंगी। बट बिसाइड्स दिस, लेकिन इसके बगल में, इट इज नेसेसरी, लेकिन इसके साथ साथ, बिसाइड दिस का मतलब बगल में नहीं है, यहाँ पे इसके साथ साथ है मतलब, ठीक है। बट बिसाइड दिस, इसके साथ साथ, इट इज नेसेसरी ऑल्सो टू डिस्कस द एंड्स and the aims for which we are fighting, for which we are doing battle with these formidable obstacles. अब वो कह रही हैं कि इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम जिस एम को लेकर के चल रहे हैं, हम उसके जिस एम के लिए हम अपने ऑब्स्टिकल से फाइट कर रहे हैं, हम उस एम को भी देखें कि वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और हम उसका एंड भी देखें। यानी कि जब हम इतनी मेहनत करके और उसके एंड पे पहुंचेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, हम उसको भी देखें। Those aims cannot be taken for granted. वो जो हमारे एम्स हैं उनको ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, हल्के में नहीं ले सकते हैं। They must be perpetually questioned and examined. वो भी क्वेश्चन किए जाने चाहिए, वो भी एग्जामिन किए जाने चाहिए। The whole position As I see it, जो भी पोजीशन है, यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे बात हो रही है, ठीक है, प्रोफेशनल बेसिस पे बात हो रही है, पर्सनल लाइफ नहीं, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो रही है। जो भी पोजीशन है, as I see it, जैसा मैं देख पा रही हूँ, here in this hall, surrounded by women practicing for the first time in history, I know not how many different professions, is one of extraordinary interest and importance. जितना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जितनी पोजीशंस हैं और जितनी वुमेन्स बैठी हैं, ऑलमोस्ट सब प्रोफेशनल हैं, सब कोई किसी के पास है एक्सपीरियंसेस, कोई नया नया इंटर कर रहा है, ठीक है, वो ये चीज बोल रही हैं, और सबके पास अपना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है और इम्पोर्टेंस है, ठीक है। यू हैव वोन रूम्स ऑफ योर ओन इन द हाउस। अब वो बोलती हैं कि आप लोगों के घर में आप लोगों की खुद का एक कमरा है। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के घर में जितनी भी प्रोफेशनल वुमेन्स हैं यहाँ पे, आप लोग के घर में आप लोग सिर्फ एक हाउसवाइफ के नाम से नहीं जाने जाते हो। आप लोगों का एक लेवल सेट है कि हाँ ये औरत, ये वुमेन ये वर्क करती है। बिकॉज जिस टाइम पे उन्होंने ये स्पीच दी है उस टाइम पे वुमेन्स का घर से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता था, और अगर कोई वुमेन प्रोफेशनलिज्म में एंट्री करती थी तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस टाइम पे आसान नहीं होता था, राइट, वो चीज। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप लोगों के घर में आप लोगों का अपना अब एक लेवल है, एक जगह है जो आप लोगों ने खुद बनाई है। यहाँ पे ये मतलब है हेथेरोटो एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय मैन, जो कि बनाई तो आप लोगों ने लेकिन ओन कौन कर रहा है, मैन कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब मैंने फ्रीडम दी इसलिए वो जॉब कर पाई, उसमें भी वो अपनी एप्रिसिएशन चाहते हैं। ठीक है, वो सेंस है यहाँ पे। यू आर एबल दो नॉट विदाउट ग्रेट लेबर एंड एफर्ट्स टू पे द रेंट। आप इस काबिल हैं कि हाँ ये सही है कि बिना लेबर और बिना इतने सारे हार्ड वर्क किए आप उस रूम का रेंट नहीं पे कर सकते, बट आप इस काबिल हैं कि आप इतना हार्ड वर्क करके, इतना लेबर करके उस रेंट को आप पे कर सकते हो। उस कमरे की जगह जो आपने अपनी बनाई है और जो कमरा आपने अपना बनाया है, उस कमरे की जगह आप उसका रेंट पे कर सकते हो। यू आर अर्निंग योर 500 पाउंड अ ईयर। आप अपने खुद के, यहाँ पे योर वर्ड पे एम्फेसिस दिया है उन्होंने, आप अपने खुद के 500 पाउंड अ ईयर कमा रही हैं। बट दिस फ्रीडम इज ओनली अ बिगनिंग। लेकिन ये जो फ्रीडम है ये सिर्फ शुरुआत है। The room is your own, but it is still bare. हाँ, कमरा तो आपका है लेकिन ये अभी भी खाली है। It has to be furnitured. इसमें फर्नीचर्स लगाए जाने चाहिए ताकि ये कमरा और डेकोरेट हो सके। It has to be decorated. इसको और डेकोरेट करना है आपको। It has to be shared. इसको और शेयर करना है आपको। यहाँ पे बेसिकली लाइफ की बात हो रही है कि आपने अपनी जिंदगी तो बना ली है, बट इस जिंदगी को आपको, अभी ये आपकी हुई है जिंदगी, अभी आपको अपनी इस लाइफ को और ज्यादा डेकोरेट करना है, और ज्यादा ऑब्स्टिकल को फेस करना है, अपनी लाइफ और ज्यादा अच्छी बनानी है। ठीक है, फिर एक सर्टेन टाइम बाद आप अपनी ही जिंदगी को किसी एक इंसान के साथ शेयर करोगे, एंड दैट विल बी योर लाइफ पार्टनर। How are you going to furnish it? How are you going to decorate it? With whom you are going to share it, and upon what terms? These, I think, are questions of the utmost importance and interest. अब वो ये बोलती हैं कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह संवारेंगी, क्या उसमें लाएंगी, किस तरीके से उसको डेकोरेट करेंगी, और उसको किसके साथ शेयर करेंगी और किन टर्म्स एंड कंडीशन पे शेयर करेंगी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फीमेल की लाइफ में। क्लियर? फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री यू आर एबल टू आस्क देम, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि आप उनसे पूछेंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर एबल टू डिसाइड for yourselves what the answer should be. पहली बार आप खुद के लिए, एक वुमेन खुद के लिए ये डिसाइड करेगी कि वो जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसका आंसर क्या होना चाहिए सामने वाले से। Willingly would I stay and discuss those questions and answers, but not tonight. अब वो बोल रही है कि मेरी इच्छा तो है कि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं और इसके क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करूं, बट आज की रात नहीं। माई टाइम इज अप, मेरा समय अब यहीं पे खत्म होता है, एंड आई मस्ट सीज, और मैं अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। और यहीं पे वो अपनी स्पीच को एंड कर देती हैं, और यहीं से हमारा ये टेक्स्ट भी खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है अंत में आते आते वर्जीनिया वुल्फ ने। और पता है, इससे आप लोग एक और चीज सीख सकते हो कि आप लोगों को स्पीच कैसे देनी है।
अगर कोई आपसे बोले कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, वर्जीनिया वुल्फ ने भी तो वही किया था ना, बट सी उन्होंने एंड कैसे किया? कोई भी पॉइंट ऐसा लगा जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, नहीं, उनके स्पीच के सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और लास्ट में कितनी ब्यूटीफुली वो एक वुमेन्स के लिए मैसेज दे करके अपनी स्पीच को एंड करती हैं, राइट? ओके, सो यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा और आपको टेक्स्ट समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन इज योर्स। ओके, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।